सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखियों, बहुत बहुत स्वागत है राजुल कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी सखियों को भी हम आवाज दे रहे हैं कि अगर वो कहीं काम में लगे हों तो जरूर काम करती रहें, लेकिन कान रेडियो की हमें तरफ ले लगता है आएं। कि इस समय कुछ तो अलसाई सी बैठी होंगी, कुछ धूप सेक रही होंगी, कुछ मटर छील रही होंगी, है ना? हाँ, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है, हाँ। कोई स्वेटर बुन रहा होगा। अचार डालने का भी तो समय आ रहा है। हाँ, वो चलौआ वाला ना, राई वाला अचार। ये मौसम तो आ गया है और ये सब तो बहुत सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ आज हम एक ऐसी महिलाओं की बात चल रही है, सखियों की बात चल रही है, तो एक ऐसी सखी के बारे में बताएंगे जो हमारे लिए प्रेरक है ना? जो एनसीसी कैडेट हैं और बहुत सारी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। हाँ, लेकिन और कार्यक्रम में हम लेकर हाजिर हैं आज। क्या है विश्व, आज कुछ खास तो होगा दिन ना? मानवाधिकार दिवस है आज, विश्व मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस है और एक हम लघु कथा भी सुनाएंगे, कथा भी सुनेंगे हमारी सखियां जरूर। हमें उम्मीद है कि जरूर अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ कुछ हम घर के जो हमारा पड़ोसी धर्म होता है ना, लेन देन जो मामला चलता रहता है, सिर्फ पड़ोस में नहीं चलता है, कभी कभी एक कटोरी शक्कर वाला हाँ, और एक कप दूध वाला है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी थोड़ा सा रहता है। अगर बच्चों की बात करें तो पढ़ाई लिखाई की सामग्री की भी बात होती है। तो उस लेन देन में कुछ उसके नियम है जो बहुत घोषित तो नहीं है, लेकिन हमें उसका पालन करना चाहिए। उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जरूरी होता है इन सब बातों का ध्यान रखना। लेकिन बातचीत अगर शुरू करने से पहले गाना सुन लिया जाए। ऐसा जरूर, ये मानवाधिकार का मतलब कहना चाहिए कि संरक्षण होगा जब हम गीत सुनवाएंगे और हमारी सभी सखियां और हमारे सभी जो भी श्रोता हैं वो खुश हो जाएंगे। तो चलो ठीक है। बहार को हम
भाई जिंदगी के प्यार को बांटने की ये जो बात है ना, ये तो वाकई मतलब बहुत थपथपाने वाली बात है कि जो भी कुछ इस तरह का जज्बा रखते हैं या इस तरह पहल करते हैं जी, उनको तो वाकई सलाम करने का दिल चाहता है। हाँ, सलाम करने का दिल करता है, लेकिन आप सलाम खुद भी तो हासिल कर सकती हैं अगर ये काम करके। बिल्कुल। तो कोशिश हमारी यही होना चाहिए कि कुछ ऐसा काम करते रहें ताकि इस तरीके का जो जज्बा है हमारे अंदर भी बना रहे और प्रतिक्रिया स्वरूप दिखे भी कर्मों में हमारे। और मानवाधिकार की जब बात आती है तो हर इंसान को, हर मानव को जीने का हक है और उसको बहुत सारे और भी अधिकार मिले हुए हैं। जैसे कि हमने मनोरंजन के अधिकार का तुरंत प्रमाण दे दिया कि हमने मनोरंजन कर दिया, क्योंकि सबको अधिकार है कि वो खुश रहे और खुशी बहुत हद तक गीत संगीत से भी मिलती है ना? बिल्कुल। इसी तरह से और बहुत सारे चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हम मानवाधिकार दिवस खास तौर से उसकी बात करें तो 10 दिसंबर का ये खास दिन बहुत विशेष महत्व का हो जाता है, क्योंकि ये नींव तब रखी गई थी, इस दिन को मनाने की शुरुआत तब हुई थी जब वो विश्व युद्ध की वजह से जो बहुत सारे लोग परेशान थे और बहुत सारे मुश्किल से गुजर रहे थे, उनके लिए कुछ राहत का काम किया जाए, उनको कुछ थोड़ी सी मदद दी जाए। और उसके पहले जो था ना राजुल, क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो दुश्मन ही नजर आता है, तो उसके प्रति जो क्रूरता का भाव रहता है, जो नफरत का भाव रहता है, या जो दुश्मनी का हमारे मन में जज्बा रहता है या भाव जो पनपता रहता है, उसमें किसी भी तरह से कमी नहीं आने देता है कोई भी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि एक इंसान के तौर पर अगर समझा जाए, दुश्मन को भी देखा जाए, तो उसको भी हक है कि उसके संग उतनी बर्बरता न की जाए जितना कि हम एक जुनून सा होता है जब आपके मन में दुश्मनी या इस तरीके की पार्श्विक प्रवृत्तियां बहुत ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि हर इंसान में एक पशु होता है कहते हैं, और वो बहुत ऊपर आ जाता है, तो इस हद तक आ जाता है कि मतलब कहते हैं ना क्रूरता की एकदम सारी हदें पार कर जाता है, पराकाष्ठा हो जाती है। पराकाष्ठा हो जाती है। तो ऐसे में भी जरूरी है कि मानवाधिकार की चिंता की जाए और एक मानव के रूप में सिर्फ उसे देखा जाए कि वो एक जीवित इंसान है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात की शुरुआत की थी। ये बात तो है, आपने बिल्कुल सही कही कि इंसान को, जो खुद इंसान है, उसे दूसरों को भी इंसान समझने का के विवेक और बुद्धि हो, और उसके लिए उसके पास अधिकार तो है ही, साथ ही उसका कर्तव्य भी है कि वो दूसरे इंसान को इंसान समझे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि हम हर इंसान में कुछ न कुछ खूबियां ढूंढते रहते हैं और तलाशते रहते हैं कि इस व्यक्ति में क्या खूबी है ताकि हम उसका सम्मान करें या उसको सम्मान देने का उसका जो अधिकार है वो हम उसे दें। जबकि एक इंसान होने के नाते ही सिर्फ उसको ये अधिकार है कि आप सामने वाला उसको सम्मान दे। बिल्कुल बिल्कुल। ये और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जो मानव धर्म होता है वो यही सिखाता है कि यूं तो हम भारतवर्ष की अगर बात करें तो हमारे देश में तो हर जीवित या निर्जीव चीजों को भी हम बहुत श्रद्धा से, बहुत आदर सम्मान देने के पर विश्वास करते हैं। लेकिन अगर इंसान की बात की जाए तो चाहे अगर हम किसी बड़ी से बड़ी जो किताबें हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनको उठा के देख लें या अपने दैनंदिन जीवन में देख लें, यही कहा जाता है कि जो इंसान है, जो मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। बिल्कुल। और तो जाहिर है कि जब जीते जी हम उसका सम्मान करेंगे और उसके अधिकारों का पूरा ध्यान रखेंगे, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप भी इंसान हैं, जो कि तो आपके भी अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। बिल्कुल, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो बहुत सारे ऐसे दिवस के लिए हमें याद दिलाते रहते हैं, ऐसे दिन इसीलिए घोषित किए जाते हैं। जैसे 10 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं कि मानवाधिकार दिवस है, तो ये मानव के अधिकार का जो न्यूनतम भी जो अधिकार हम अगर समझते हैं उसको, अगर उतना भी हम मान लें, तो हमें लगता है कि कहीं भी इस तरीके की नफरत है या दुश्मनी है या इस तरीके की किसी को दुख देने की, दर्द देने की, तकलीफ देने की जो भावना है, उसमें हम रोक लगाएंगे। और कहीं ना कहीं राजुल ये भी लगता है कि जब हम ये सब चीजें किसी और के लिए रोकते हैं तो फिर अंततः सुकून आप ही को मिलता है। हाँ बिल्कुल, किसी भी बुराई के खिलाफ जब खड़े हो तो जो एक अंदर से खुशी महसूस होती है उसका तो कहना ही क्या। अच्छा रेणु जी, आपने जो ये बात कही ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस बारे में याद दिलाता है, तो भारत में भी इस बारे में काफी काम होता रहता है। और 1993 में बाकायदा इस पर कानून बना था। और अगर इस बार की हम हर साल इसका एक थीम होता है हाँ। तो इस बार का जो थीम है वो है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। जो कोरोना का, कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसे देखते हुए ये रखा गया। हाँ,
सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकें, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो हर मनुष्य का अधिकार है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ये यूनाइटेड नेशन इसका करता है, बल्कि हम भी यही कामना करते हैं कि सब लोग जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जिएं। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां। चलते जाना यूं ही राहों में, भर ही लेगा कोई बाहों में, हमेशा रहेगा न दिल वीरा। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। मुझको जीने का कोई सहारा मिला, गम के तूफान में कोई किनारा मिला। सुनी सुनी ही जो राहें बन गई प्यार की बाहें, लो खुशियों से मेरी हुई पहचान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। तो भाई ये तो जरूरी है कि रहने का, खाने का, पढ़ने का, बोलने का, सपने देखने का अधिकार सबके पास हो। सपने तो सभी देख लेते हैं, चाहे कुछ मिले या नहीं मिले, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे सपने देखते हैं जो सपने ना सिर्फ उनकी आंखों में रंग भर देते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी एक खुशी का रंग भर देते हैं। खुशी का रंग भरते हैं और कहीं ना कहीं हम सबको भी एक बार सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि अरे ये चीज हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। हमें तो कभी कभी यही लगता है राजुल। और उसके साथ साथ जैसे एक मुट्ठी भर आसमान तो मिला सबको है, लेकिन कोई कोई होता है जो किसी और को भी कुछ देने की ये ख्वाहिश भी रखता है और उसको पूरी भी करता है। तो ऐसी ही एक बिटिया रानी है आंध्र प्रदेश की, हमारी एनसीसी की कैडेट है, और जिनको आज हम बताना चाह रहे हैं अपनी और भी अपने श्रोताओं से साझा करेंगे इस बात को कि आज हम क्यों इनकी चर्चा कर रहे हैं इस मंच से, है ना। हाँ, ये आंध्र प्रदेश के, जैसा कि आपने बताया, कड़ापा के बड़वेल कस्बे की एनसीसी कैडेट हैं और शहर में कोरोना वायरस के प्रति जो जागरूकता है उसमें बहुत बढ़ चढ़कर ये भाग ले रही हैं। नाम लेकिन राजुल एक बार फिर से बता दो। उनका नाम है प्रियंका। मैं वहीं पर आ रही थी। वो हैं, उन्हें
एनसीसी एसोसिएट ऑफिसर लेफ्टिनेंट प्रियंका के नाम से जाना जाता है। और लॉकडाउन के खत्म होने के बाद अपने जागरूकता अभियान को उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी समझ लिया है और इस बारे में वो बहुत कुछ कर रही हैं। जी हाँ, और करने की जो बात होती है, वैसे आमतौर पे हम सोचते हैं कि सिर्फ सुरक्षा का ही काम या पुलिस को सहयोग देना एनसीसी का काम है, लेकिन जो इन्होंने किया वो सच में बिल्कुल अलग है। और इन्होंने मास्क बनाया और कोविड-19 की समस्या के लिए जो सबसे बड़ी मदद है, जो कह सकते हैं एक आम जन को, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाया बल्कि बहुत वितरित किया मुफ्त में। तो लगभग 2000 ये कर चुकी हैं वितरण अभी तक मास्क का, और उसके साथ और भी बहुत कुछ ये कर रही हैं। इनके साथ 30 लड़कियां हैं, इनका पूरा ग्रुप है 30 लड़कियों का, और उसमें उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रियंका। इन्होंने, इन सभी लड़कियों ने मिलकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह ये सभी दिए हैं। और उसमें जो प्रियंका की भूमिका वो है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। वो बराबर न सिर्फ अपनी टीम को उत्साहित करती हैं, बल्कि जो और लोग हैं जिन्हें वो प्रशिक्षित कर रही हैं इस बारे में, उनको भी बाकायदा ढाढ़स बंधाना, हिम्मत बंधाना और उनके संग संग लगे रहना इस बारे में कि कैसे कोरोना जैसी महामारी से कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना संभव है, ये विश्वास दिलाने में प्रियंका सफल हुई है। बहुत बड़ी बात है। और एक जब टीम लीडर का काम भी यही होता है, नेतृत्व जब किया है इन्होंने तो उसको बखूबी अंजाम दे रही हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो राजुल यही है कि इस समय में जो सच में बहुत विकट स्थिति है, बहुत विषम स्थिति है, जिसको कि बहुत सारे लोगों के तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। ऐसे में ये विचार लाना और 30 बच्चियों को एकत्र करके संगठित करना, और उसमें भी देखो फिर बात आती है कि हम 4 लोगों के साथ भी एक टीम में काम करना इतना आसान नहीं होता है। उसमें 30 लोगों को एक साथ लेकर, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग सबकी ज़रूरतें होंगी, अलग अलग मतलब मानसिक स्थिति होगी, उसमें सबको लेकर आगे बढ़ना। और इस तरह से 2000 मास्क, आपको हमें लग रहा है कि 2000 आंकड़े बहुत कम है, लेकिन सच मानिए कि अगर बनाना इतने लोगों के साथ और वितरित करना, उसके साथ साथ लोगों तक पहुंचाना, फिर हैंड सैनिटाइजर की बात है, और जो जानकारी देना और एक तरह से ढाढ़स बंधाना, मतलब किसी को कहना चाहिए ना कि संवेदनात्मक रूप से संबल देना, किसी वो को, बहुत बड़ी चीज है ये सब जो ये कर रही हैं, इसके साथ ही साथ रेणु जी, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम उस वक्त किया जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोग समझ नहीं रहे थे। उस वक्त प्रियंका ने खान पान की दुकानों और सब्जियों के स्टॉल्स पर लंबी लाइंस जो लगती थी, लंबी लाइनें जो लगती थी, अभी भी लगती हैं, लेकिन अब लोग नजदीक खड़े हो जाते हैं जी। और कुछ समझ भी चुके हैं, तो अब उस तरह की उतनी ज्यादा विभीषिका नहीं दिखती इस भीड़ के मामले में। तो उन लाइंस को भी इन्होंने कंट्रोल किया, उन्हें समझाया कि इस तरह से डिस्टेंस लेकर ऐसे खड़ा होना है, और उसमें इनकी टीम पूरी तरह जुटी रही। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी यूनिट के साथ जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, जैसे प्लांटेशन है, पौधे लगाना, उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और ब्लड डोनेशन कैंप्स उन्होंने बाकायदा चलाए, और उसमें भी बहुत सक्रिय भूमिका उनकी रही। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि प्रियंका के मन में इंसानियत के लिए कितना बड़ा जज्बा है। बहुत बड़ी बात है। और उसको फिर जो जैसा कि बातचीत से लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा उम्र नहीं होगी, तो इसलिए लगता है कि कुछ भी सोचने और करने के लिए और सपने देखने और उसे पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो इस एनसीसी कैडेट को, प्रियंका को हम सलाम करते हैं और यहाँ से ढेर सारी बधाई देते हैं, और भावी जीवन के लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं कि यूं ही समाज में और हमारा नाम रोशन करती रहे अपना, है ना। यारों जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारों जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो
खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में। Na 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 na। कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली वजह। कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली वजह। ये अगर जो सच नहीं तो सच भला है क्या? अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो। अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र, फिर क्यों भला डरो। है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू जो मिलेंगे रास्ते, पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी। तो कहो क्या कहोगे फिर हमें, कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की। कभी जो मिलेंगे रास्ते, पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी। तो कहो क्या कहोगे हमें, कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की। ये पता है क्या हुआ है क्यों पता। जी भर के जी ले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो। जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा सीने में, 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 है जुनू। ये जो जुनून होता है ना रेणु जी, ये
इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी हमारी और भी प्रेरक व्यक्तित्व हैं जिनको कि हम इस कार्यक्रम में जिनका नाम लेते रहते हैं, शामिल करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको जानकारी भी मिले और कहीं ना कहीं आप भी कुछ इस दिशा में सोचे, है ना। तो दिशा में जब सोचने की बात आती है तो आजकल एक बार फिर हम ये भी विषय फिर से उठाना चाहते हैं राजुल, कि इस विषय में एक बार फिर से सोचें कि क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो हमारे कोरोना के समय के जो भी नियम कानून थे उनको हमने फिर ऊपर कहीं रख दिया, कोने में पीछे रख दिया और फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगे। वैसे सच कहें हमें तो पूरा आसार वही दिख रहा है, क्योंकि लोग अब बिल्कुल ऐसे बेफिक्र हो चुके हैं कि लगता है कि ध्यान ही नहीं है कि कभी ये महामारी आई भी थी और फिर अचानक सुनाई देता है फला पॉजिटिव है और निकल भी लिया। हाँ, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप ये मत इंतजार करें कि आपके परिवार में जब ये होगा तभी आप जागेंगे क्या। तो इसके बारे में कल हमने राजुल बहुत जल्दी में ये बताया था कि मेन और वुमेन, जो हमारे ये जो शब्द है अंग्रेजी के MEN मेन और WOMEN वुमेन, इसका जो इन्होंने बड़ा अच्छा निकाला है याद करने के लिए कि वुमेन के बारे में हम बताते हैं कि वुमेन में जो W आता है उसके लिए वॉश योर हैंड, यानी अपने हाथों को धोएं। O से है ओबे सोशल डिस्टेंसिंग, जो सामाजिक दूरी की बात हो रही है उसका पालन करें। M से मास्क अप, यानी मास्क पहने रहें। तीसरा है एक्सरसाइज, E से एक्सरसाइज एंड ईट वेल, यानी एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और अच्छा और स्वस्थ पौष्टिक भोजन ग्रहण करें ताकि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे। उसके साथ जब अंत में आता है N, यानी कि नो अननेसेसरी ट्रैवलिंग, बहुत आवश्यक न हो तो आप यात्रा पर न जाएं। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हाथ को धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करना है, मास्क पहने रहना है और व्यायाम करते रहना है और वहीं बहुत ज़रूरी न हो तो यात्रा नहीं करनी है। तो मतलब हमें लगता है कि इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है, कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं है। हाँ, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है और चाहे तुम इसका पालन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं, हम तो कह रहे हैं करो भाई। ये राजू चाहे वाला हटा दो लाइन शब्द। बिल्कुल चाहे नहीं, बल्कि ये अवश्यंभावी चीज है जिसको हमें जरूर से जरूर अपनी जीवन में उतारना होगा। और रेणु जी, जैसे वुमेन के बारे में आपने बताया ना, उसी तरह से एक मुझे लगता है जैसे मेन को अगर हम कहें तो ये भी तो हो सकता ना कि माउथ और आई और नोज, ये 3 चीजों को बहुत सुरक्षित रखना है, न छुएं। बिल्कुल, उनको छूना नहीं है जी बार बार। तो मेन का ये तीनों है कि अपने मतलब मुंह, आंख और नाक को छुए नहीं, यानी कि अपना हाथ दूर रखें और अनावश्यक रूप से जो बाकी भी चीजें थी ना, कि हम जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो जो पास में रेलिंग रहती है उसको ना छुएं, लिफ्ट में है उसके बटन को आप अपनी कोहनी से दबाएं। तो ये सारी चीजें तो अब आदत ही बन गई है और नहीं बनी है तो फिर से शुरू कर दीजिए और बना लीजिए। तो हम यहाँ से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे श्रोता इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो जो राजुल को बहुत मानते हैं वो भी इसका पालन कर लें और जो जो नहीं मानते हैं वो भी कर लें और बाकी बचे जो हमें मानते हैं वो कर लें। तो इस तरह से 100% लोग कृपया इसका पालन करें। और जो विविध भारती को मानते हैं वो तो जरूर कर ही रहे होंगे। देखो राजुल, हम और तुम जो बैठे हैं ना वो प्रतिनिधि ही हैं, हम और कुछ है नहीं। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं सब विविध भारती की ओर से बोल रहे हैं और आपको भी जो कुछ अच्छा लग रहा है वो सिर्फ विविध भारती से हम बोल रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है। ये आपका और विविध भारती का यानी कि हमारा प्यार है जो हम ये सब बातें आपसे हक से कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप इसका पालन जरूर करेंगे। क्या बात कही आपने। ये उम्मीद जो है, सही में सच कहा जाए तो जो श्रोताओं के लिए हमारे मन में जो प्यार है वो उसी से जगती है कि भाई मानेंगे तो जरूर। हम कह रहे हैं तो हम ढूंढ कर लाते हैं और इसी तरह की बातें हम सोच कर ढूंढ कर लाते हैं। जैसे जब हम अपने सखियों को और अपने श्रोताओं को बता दें कि जब हम कार्यक्रम करने से पहले बैठते हैं और रेणु जी से जब बातचीत होती है या हमारे जो साथ में जो भी होते हैं उनके साथ जब बातचीत होती है तो हम लोग अक्सर इन बातों पर जरूर चर्चा करते हैं कि अभी आजकल क्या प्रासंगिक है और क्या लेना बहुत जरूरी है। और अरे प्रासंगिक से एक बड़ा मजेदार किस्सा, अच्छा कुछ और बताना है बता। नहीं मैं वहीं पर आ रही थी कि आप कल ना एक बहुत अच्छा सा ये आया, पड़ोस में एक दावत थी तो शादी चली रही है ना, तो शादी की ही दावत थी। तो सब लोग खाना खा रहा था और एक जनाब और जो है, जैसा कि होता है आमतौर पे स्टूडेंट रहे होंगे या जो भी रहे होंगे, उन्होंने अपना ऐसे ही कोट शोट पहना और चले गए बाराती मतलब खाने के लिए। उनको और कहीं खाने के लिए व्यवस्था नहीं मिल रही थी तो लेकिन घर में किसी को शक हो गया
उन्होंने पूछा बाराती कि घराती। अच्छा। अच्छा, तो अब ये सकपकाए पहले तो, लेकिन अचानक से जो ये आजकल कोरोना काल चल रहा है उससे उनके दिमाग की कुछ बत्ती जली और उन्होंने कहा कि हम ड्यूटी पर हैं जनाब, टीचर हैं, सरकार ने हमें भेजा हुआ है, शादी में कितने आदमी हैं गिनती कर रहे हैं। अब 100 हैं कि उससे ज्यादा हैं। अब तो भाई उनकी इतनी आवभगत हुई, उसके बाद उन्होंने गिनती की और देखा कि 100 से कम थे। तो चलो उस शादी की पार्टी में कम से कम ये जो नियम है कि 100 लोग ही रहें, वो उसका पालन हो रहा था, लेकिन उनकी आवभगत की गई। तो ये भी आजकल एक नया व्यवसाय हो गया है कि आप गिनती के नाम पर भी जा रहे हैं लोग। और भाई शादी ब्याह का मौसम चल भी रहा है ये इन समय पे अक्सर आपने जैसे ये जो किस्सा सुनाया तो मुझे एक अभी हाल ही में एक बात याद आ रही है, किसी से की हुई बात कि उनके यहाँ घर में बहुत ही उनकी बहन के बेटे की शादी तय हुई। अच्छा। और बहन के बेटे की शादी एक बार पोस्टपोन हुई और उसके बाद फिर से उसको अगले 2-3 महीने में हाँ तो अब होने वाली है उनकी शादी। तो जब शादी की लिस्ट बन रही है तो अब सभी रिश्तेदार बहुत सस्पेंस में हैं कि किसे पकड़ा जाएगा किसे छोड़ा जाएगा, क्योंकि 100 की जो ये लिमिट है उसमें आधे लड़की वालों की तरफ से आधे लड़के वालों की तरफ से, यानी 50-50। अब 50 में भी 25 जो हैं वो माँ की तरफ से और 25 पिता की तरफ से। वो भी उसमें भी माता पिता को थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि जो बच्चे हैं जिनकी शादी हो रही है उनके भी होंगे। हाँ दोस्त। हाँ जनाब तो दोस्त अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किसे रखे और किसे अपने साथ ले जाएं। तो कई बार ये वाली दिक्कत भी आ रही है। हम सोचने देते हैं, तब तक एक शादी की बात चल रही तो शादी का गीत सुन लेते हैं, तब तक वो सोचे कि किसको किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अभी रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं।
भाई ये धूमधाम जो है ना, ये बड़े अच्छी लगती है, बहुत खुशी होती है। और अगर इस धूमधाम के साथ साथ नियमों का भी ध्यान रखा जाए तो ये खुशी दोगुनी हो जाएगी, है ना। कौन से वाले नियम? जो नाचने गाने के कुछ अलग नियम है क्या? नहीं नहीं, नाचने गाने का तो बस यही नियम है कि दूसरों को भी नाचने दे, दूसरों को भी गाने दे। भाई क्योंकि सच बात बहुत है, बार ये ऐसा बात होता है ना कि कुछ लोग खुद ही नाचते हैं, खुद ही गाते हैं, और दूसरा कोई भी आता है तो ना तो उसे गाने देंगे ना उसे नाचने देंगे। बिल्कुल सही कह रही हो राजुल। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब अगर उन्होंने स्टेज पकड़ लिया तो फिर कोई और उस पर खड़ा हो ही नहीं सकता। तो सच बात है, ये बात है कि ये नियम जो है वो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें, और थोड़ा सा ये भी देख लें कि हम कैसा कर रहे हैं। लेकिन घर में हाँ, एक बार हम जरूर ये कहेंगे कि घर में आपका जब जैसे मन हो, टेढ़ा मेढ़ा बेतुका नाचे जरूर दिन में एक बार, है ना। और हाँ, तो ये वाली बात जो है वो खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और खुश रहने के लिए ये भी बहुत जरूरी है रेणु जी, जब हम बात करते हैं ना कि जैसे भी हमने प्रियंका के संदर्भ में बात की थी सपने देखने की, बिल्कुल। तो सपने देखने के साथ साथ एक जो अपने सपनों को जो जो सामान चाहिए, जो जो उनको उड़ने के लिए जिस तरह के पंख चाहिए, जिस तरह का आकाश चाहिए, जिस तरह के वो धरती से ऊपर उठना चाहते हैं, वो सभी चीजें अगर उनके आसपास हैं तो वो सपनों का जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने में उन्हें बहुत मदद मिलती है। लेकिन अगर नहीं है तो उन सब के लिए प्रयास भी करना पड़ता है। और ये जो लक्ष्य प्राप्ति की जो बात आ रही है ना, कि हम अक्सर, जाहिर है कि हर इंसान को पहली बात तो कुछ न कुछ अपनी जिंदगी में लक्ष्य रखना ही चाहिए कि हमें क्या करना है। यूं ही नहीं कि पैदा हुए और खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नौकरी कर ली और उसके बाद अलविदा। तो ऐसा ना करें, कुछ लक्ष्य रखें कि हमें क्या करना है इन सब सामान्य चीजों के अलावा। अच्छा, आप इस पर एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाने वाली थी। बिल्कुल, कथा सुनाएंगे, क्योंकि लक्ष्य और उसके बाद अगर मिल जाए तो क्या करना चाहिए, या सामान्य रूप से हम कुछ भी कर्म करते हैं जब, तो उसको किस तरह से करना चाहिए। तो इसमें एक छोटी सी कथा है कि एक बार एक मोनेस्ट्री में, यानी कि जो बौद्ध स्थल होता है, वहां पर मोनेस्ट्री में एक बच्चा गया, लड़का, जवान लड़का, और उसने कहा कि हमको यहाँ रहने दिया जाए क्योंकि मुझे भोजन चाहिए और रहने के लिए कोई स्थान चाहिए, तो और मैं कुछ काम भी जरूर करूंगा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या आता है? बोले मुझे कुछ भी नहीं आता है, बस हम कपड़े धो सकती हैं, मैं कपड़े धो सकता हूँ और बर्तन वगैरह धो सकता हूँ और साफ सफाई कर सकता हूँ। तो जो हमारे भिक्षु थे उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, संत ने कहा, और ये अंदर आ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि सोच लो कि तुम्हें कुछ भी, सच में और कुछ भी नहीं आता है। तो तब उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं आता, मैं बस यही करूंगा यहाँ पर। तो फिर उन्होंने कहा फिर भी याद कर लो। तब बोला कि नहीं हाँ याद आया कि मैं शतरंज खेल लेता हूँ, चेस खेल लेता हूँ। अच्छा। तो बोले अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और उसमें तो बहुत दक्षता चाहिए। ये खेल जो ऐसा है इसमें बहुत एकाग्रता और मतलब तीव्र बुद्धि चाहिए। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है आओ, लेकिन देख लेते हैं कि तुम कैसा खेलते हो। तो उसने कहा ठीक है देख लीजिए। तब तक उन्होंने दूसरे भिक्षु को बुलाया, अपने सहयोगी को, और कहा कि इनके साथ खेलिए। और उस बच्चे से कहा कि लड़के से कि ठीक है आप खेलें, लेकिन अगर आप हारेंगे तो ये तलवार हमारे हाथ में है और आपकी नाक जो है वो काट दी जाएगी, अलग कर दी जाएगी, यानी कि आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, यूं कह सकते हैं। तो अब वो खेलने लगा। जब खेल शुरू हुआ तो पहले तो थोड़े से नर्वस थे, परेशान थे, घबराए थे, नई जगह थी और एक ये भय था मन में कि तलवार सामने है। तो पहले तो थोड़ा सा घबराए हुए थे, थोड़ा लड़खड़ाए खेल में, बिल्कुल मतलब निराशा सी दिखने लगी कि बिल्कुल अब तो ये हार जाएंगे। तब तक फिर उसको याद आया कि नहीं हमारी नाक कट जाएगी। तो पूरा मतलब एकाग्रचित्त होकर खेलना शुरू किया। तो उनका जो प्रदर्शन था खेल का वो अच्छा होने लगा। धीरे धीरे ये जीत की ओर अग्रसर होने लगे ये लड़का। अब वो सामने वाले जो भिक्षु थे उनके हारने की बारी आ गई। तो इस लड़के को लगा कि तब अचानक से जब उसको लगा कि अब मैं जीत ही जाऊंगा, पहले तो उसने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया कि वो जीत तक पहुंचने के काबिल हो गया। फिर जब उसको ये लगा कि अब मैं जीत जाऊंगा, तब उसको लगा कि मेरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल निरर्थक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और ये जो भिक्षु हैं ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इनका जीवन जो है वो पूरे समाज के लिए बहुत उपयोगी है। अगर इनका मतलब हार हुई इनकी, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा और कहीं इनकी नाक काट दी गई तो। ये सब सोच के उसने जानबूझकर हारना शुरू किया। खेल में प्रदर्शन अपना उसने थोड़ा सा खराब किया ताकि वो हार सके और भिक्षु जीत सके। जैसे ही उसने अपने खेल का स्तर गिराया
तुरंत जो सबसे वरिष्ठ भिक्षु थे उन्होंने तलवार वहीं फेंक दी और उन्होंने कहा तुम जीत गए। हक्का बक्का हो गया वो बालक। उसने कहा कि मतलब समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बोले बस तुम जीत गए। सबसे पहले तुमने महाप्रज्ञा किया, यानी कि अपनी जो तुम्हारी जो भी सोचने समझने की क्षमता थी उसका भरपूर इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि को पूरा इस्तेमाल करते हुए जीत की और तुम अग्रसर हुए। और वहीं तुमने उसके साथ ही तुम्हारे अंदर महाकरुणा का भी भाव आ गया, यानी कि तुमने इनके प्रति करुणा पूरे समाज के प्रति एक करुणा का भाव रखा और उसके बाद तुमने उसको त्याग दिया। तो इसमें जो तुम्हारे संग त्याग की भावना आ गई, इसी ने तुमको जिता दिया। वाह, यानी कि तुमने अपने ऊपर एक तरह से काबू पा लिया। कितना कुछ कह जाती है कहानी। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि कई बार हम अपनी ही योग्यताओं के बारे में नहीं जानते रहते, और कितनी बार भिक्षु ने पूछा तब जाकर उसे याद आया कि वो चेस भी खेल लेता है। और फिर उसके बाद एक और चीज जो याद आती है, परफॉर्मेंस प्रेशर। कई बार जब हमें बहुत दबाव रहता है कुछ करने का कि हमें ये काम करना है, ये चीज पूरी हमें करनी है और किसी भी तरह से इसमें सफल होना है, तो उस दबाव के चलते हम कई बार अपना 100% नहीं दे पाते और कभी-कभी उसी दबाव के कारण 100% दे देते हैं। हाँ, है ना? लेकिन जैसे फिर वो दबाव जैसे उसका जब उस दबाव पर उसने विजय पाई जब, तो फिर उसने 100% देना शुरू किया। और फिर वो कैसे ये बात समझ गया कि जो हार और जीत है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है कि अपने अपने स्थान को पहचानना, महत्व को पहचानना। जो दूसरे भिक्षु हैं जो उसके साथ खेल रहे थे, उनके महत्व को समझा, उनके सम्मान को उसने सम्मान दिया पूरा। उनके उस जो भी उनकी प्रतिष्ठा थी, जाहिर है कि वो उनसे ज्यादा ज्ञानी थे, तब वो भिक्षु थे, तो उसको ये भी लगा कि ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये ज्यादा समझदार हैं, समाज में इनकी ज्यादा जरूरत है। तो इस चीज का आकलन तुरंत करके आप एक निर्णय जब लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने से ज्यादा बेहतर किसी को समझना, अपने से सामने वाले को। सही बात है। जबकि वो इस समय जीत रहा था तो वो सोच सकता था कि वाह मैं क्या चीज हूँ, है ना? बिल्कुल सही बात है। जब दूसरों के, अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे समय पर हम अक्सर दूसरों का मखौल उड़ाने लगते हैं, या जो होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास में आके फिर हम कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं कि हम अपने जो भी उसने उस समय तक गुण अर्जित किया है वो सब बह जाता है। ये बात तो है। तो ये क्षमताओं को समझना, उसके बाद जो जैसे तुमने कहा कि जो मानसिक दबाव जो होता है उसमें उस समय कैसे आप उसका सही इस्तेमाल करते हुए आप 100% अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। और उसके साथ साथ फिर किस तरह से उससे आप निर्लिप्त हो सकते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। जीत और हार को अपनी कहना चाहिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको आप समझ जाइए कि आप कहाँ पर हैं और सामने वाला कहाँ पर है ना? मतलब अपने वही ना, जैसे कर्म में ही आपका अधिकार है। बिल्कुल। और फल की इच्छा किए बगैर जब आप कर्म करते हैं तो फिर इस तरह की भावना मन में आ ही जाती है कि आपको किसी भी तरह से किसी सामने वाले को नीचा दिखाए बिना, गिराए बिना कैसे आप बढ़ सकते हैं आगे, कैसे आप जीत सकते हैं। तो वाकई ये तो रेणु जी बहुत सुंदर कहानी है। नहीं तो बहुत सुंदर कहानी हमने सुनाई, तो सुंदर सा गीत राजुल सुनाएंगी? तो अब आप कह रही हैं तो हम कैसे टाल सकते हैं। दिल ले लिया तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है इस दिल को प्यार करना। अय्या
भाई देखो ये जो ना, इसमें तो इन्होंने कह दिया है कि मैं क्या जानू रे, ठीक है, इस जगह पे तो ठीक है दिल विल प्यार वार के मामले में, लेकिन अक्सर ये जो मैं क्या जानू रे है ना, वो तब बहुत लागू होता है जब आप किसी को कोई सामान देते हो, जब लेने जाते हैं ना, और तब इस तरीके का जब प्रश्नवाचक चिन्ह मुंह में आता अरे है कि आपने क्या बात छेड़ दी, मुझे याद आ गया। नहीं अभी तो सबको याद आएगा, पता है ये चीज ऐसी है, सबको याद आएगी। कहीं ना कभी ऐसा होता ही है कि या तो हम किसी से मांग कर हम भी लाते हैं कई बार, और ऐसा भी होता है कि हमसे कोई मांग कर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसके कुछ नियम जरूर हैं, जैसे हमने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था, और हम सबको लगता है कि हमने कभी ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन वाकई जिस तरीके के सवाल कुछ हम जो चर्चा आज करने वाले हैं, इस तरीके का सवाल तो सच में हमने कभी नहीं किया होगा, और सच में सुन के आश्चर्य लगता है कि भाई ये कैसे कोई कह सकता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि एक श्रीमती जी थी जो कि मिक्सी मांग कर ले गई थी जी, और जब वो मिक्सी लेकर जा रही थी तो सामने के घर में आई थी, नई आई थी वो। अच्छा। और उन्होंने कहा कि हमने अभी सामान नहीं खोला है और हमें मिक्सी की जरूरत है, हमें धनिया की चटनी पीसनी है। अच्छा। तो हमने कहा कि ठीक है आप ले जाइए मिक्सी। तो मिक्सी वो लेकर चली गई, धनिया की चटनी पीसी, बहुत सारी पीसी, क्योंकि पूरी दोपहर लग गई, फिर शाम भी लग गई। हमने अच्छा? सोचा बहुत चटनी पिस रही होगी। उसके बाद फिर रात भी हो गई, अगला दिन आ गया, सुबह हुई, दोपहर आ गई। जब दोपहर आ गई तो हमने सोचा शायद ये संकोच कर रही होंगी, क्योंकि नई आई हैं तो समझ नहीं पा रही होंगी कि मैं घर पर हूँ या नहीं, इस वजह से नहीं आ रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मिक्सी दे दीजिए। अच्छा, तुम्हें भी कुछ काम तो रहा ही होगा, इसलिए गई होगी। कुछ आप ये जानती ना, आजकल तो मतलब मिक्सी ना होना एक बहुत बड़ा, जैसे घर में पानी ना आए, हाँ सांस रुक जाती। तो भाई ऐसा ही कुछ काम था, मसाला कोई पीसना था और मिक्सी की जरूरत थी। तो हम गए उनके पास और उनसे कहा कि मिक्सी दे दीजिए। बोले अभी तो मेरी धनिया की चटनी पीस रही है। अच्छा, तो कल से? हमने कहा वो तो आपने कल पीसी थी। हाँ तो आज भी तो पीसनी है ना। अब ये तो सुनकर हम बिल्कुल हैरान रह गए। हमने कहा कि आज भी पीसनी है, फिर आने वाले और भी कल भी पीसनी रही रोज होगी। पीसनी है भाई, तो चटनी मतलब तो रोज ही आपको खाई नहीं मिलनी जाएगी। थी मिक्सी, लेकिन चलो कोई मिल तो गई होगी हमें लगता है। तो हमने कहा कि आप पीस दीजिएगा, हम मसाला पीस के आपको फिर से दे जाएंगे, आप फिर से पीसिएगा। और इसी तरह से लेन देन काफी दिनों तक चलता वाह, रहा। वाह, फिर क्या बात अंततः है। एक दिन उनका सामान खुला, वो डिब्बा खुला जिसमें वाह, मिक्सी थी, और उसके बाद कहीं जाके चैन मिला। हाँ, तो क्या रोज पकौड़ी खाती थी क्या वो? पता लगता नहीं। तो यही है कि पकौड़ियाँ वो देती तो नहीं थी, खा जाती होंगी, खुद ही खाती होंगी, लेकिन ऐसा तो वो ये करती थी। तो भाई ऐसा ही होता है अक्सर, जैसे कि कभी कोई तो ये भी कह देता है क्यों आपको कुछ पीसना है क्या? मतलब अगर आप लेने जाती हैं तो एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि तुरंत पूछती हैं अच्छा तुम्हें भी कुछ पीसना है क्या? अरे भाई जाहिर है मिक्सी मांगने गए हैं तो कुछ पीसना ही होगा, या कुछ नहीं भी पीसना हो तो चूंकि हमारा वो सामान है, हमारा वो उपकरण है, तो हमें वापस तो मिलना ही चाहिए। तो इसके साथ साथ यही बात ज़रूरी है कि जब आपका काम हो जाए तो दे दें। भले ही जैसे उनको दूसरे दिन अगर चाहिए भी था तो वो दूसरे दिन फिर आके ले जाती कि हमें एक बार फिर से दे दो, हमें पीसना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमने खुद संकोच किया होगा कि भाई कल का दिन, आज का दिन पूरा गुजर जाए, हम कल ले लेंगे। हाँ। क्योंकि खुद ही लगता है कि कैसे मांगने जाएं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होता है कि हम अक्सर जब दूसरों की चीज़ें लाते हैं तो ये समय से न लौटाने वाली बात तो है ही, उसके साथ कभी कभी चीज़ें टूट जाती हैं, तो उसका बहुत ख्याल रखें। अपनी चीज़ से ज़्यादा दूसरे की चीज़ों को सहेज कर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी होता है, जैसे थर्मामीटर एक ऐसी चीज़ है जो कि अक्सर घरों में नहीं होता, वो ले जाया जाता है, और ले जाके जब आप उसको जब फिर आपके घर में कभी बुखार आए किसी को, भगवान ना करे, और आप फिर मांगने जाएं तो पता चलता वो थर्मामीटर तो हाथ से गिर के टूट चुका है। मतलब जब आपको बुखार आता है और आप जब लेने जाती हैं तो उस जवाब के बाद फिर बुखार चढ़ जाता है ना? ऐसा होता है, और बहुत नाजुक सी चीज़ है। ये बिल्कुल सही है कि सब पारा बिखर चुके होते हैं। तो ये भी चीज़ है कि ये वैसे भी ये तो बहुत ही आपातकाल की चीज़ है, इसको तुरंत वापस करना चाहिए। ऐसे ही उपकरणों की बात है, जो हमने कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की किताब की बात है, तो एक बार ऐसे ही अंग्रेजी के व्याकरण की किताब थी कि हमारी एक मित्र ले गई, और उसके बाद जब हम उनसे मांगने गए तो चूंकि उन्होंने कहा क्यों छुट्टियों में भी पढ़ोगी क्या? अरे तो चूंकि वो गर्मी की छुट्टी चल रही थी, और तब गर्मी की छुट्टियों में इस तरह से पढ़ा नहीं जाता था, यानी 2 महीने आराम, मतलब आराम किया जाता था, बाकायदा खूब खेला जाता था। तो बस हम ऐसे हो गए कि अच्छा ऐसा है, अपनी किताब मांगने पर भी ऐसे सुनने को मिलेगा। बोले क्या मतलब गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ोगी तुम क्या?
तो मतलब अभी तो वो भी तो नहीं पड़ रही थी ना, तो फिर रखने की क्या जरूरत थी। तो जिसकी चीज है और जिसका जो सामान है वही शोभित रहता है तो अच्छा लगता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि समय से लौटा दें। और बहुत सारे और उपकरण होते हैं जैसे पेचकस है या प्लास है, ये जो चीजें हैं, रिंच है, घर में जैसे नल में कोई दिक्कत हो गई तो तुरंत पड़ोस में लोग ले जाते हैं, और फिर जब आपको, फिर अक्सर ये होता है कि जिसके घर से हम लेकर आते हैं वो भूल चुका होता है, तो अब जब उसको जरूरत होती है तो वो तलाश करता रहता है। जैसे थर्मामीटर जैसी चीज है, रोज जरूरत नहीं पड़ती। रिंच है, प्लास है, पेचकस है, इसकी आपको तुरंत रोज जरूरत नहीं पड़ती है। जब जरूरत पड़ी तो यही नहीं याद आता कि सामने वाले ले गए थे कि पीछे वाले ले गए थे कि फ्लैट में नीचे वाले ले गए थे कि ऊपर वाले ले गए थे। बिल्कुल, है ना। ऐसा ही एक सामान है जो ऊंचा वाला स्टूल होता है, जिस पर चढ़कर ऊंची वाली शेल्फ से सामान निकाला जाता है, वो भी अक्सर ऐसी जगहों पे पहुंच जाता है कि आपने किसी को दिया, उससे किसी और के पास पहुंचा, उसके बाद किसी और के पास, और जब आप जिनको दिया है उनके पास जब मांगने जाते तो कहते हैं नहीं, मेरे पास तो नहीं है। फिर याद करके बताते हैं बहुत देर के बाद कि अच्छा उसको दिया था, फिर उसके पास से कहाँ गया वो। नहीं, कभी कभी तो याद भी नहीं आता और ऐसी चीजें गुम भी हो जाती हैं। इसके साथ साथ किताबों का भी ऐसा ही होता है कि किताब लोग ले जाते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद कि किसी और, कोई और उनके घर आया, उन्होंने मांगा तो ये भूल भी गए कि वो किसी और की अमानत हम लेकर आए, तो भाई हमारा खुद का इस पर हक नहीं है कि हम इस किसी को दे दें। बिल्कुल। तो कम से कम इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और कुछ चीजें जो हमने जैसे बात कही कि ऊंची वाली सीढ़ी है या मिक्सी है, मिक्सी तो चलिए ये तो उनका सामान नहीं खुला था। हमें लगता है ऐसे मौके पर आप 2-3 दिन चटनी न खाएं तो ज्यादा बेहतर है। और चूंकि आप और खा भी लें तो भाई 2 दिन की पीस के फ्रिज में रख लें और खा लें। फिर फ्रिज भी नहीं खुला होगा ना। तो देखो ऐसा है ना कि जब शिफ्टिंग आदि होती है तो थोड़ा सा हमें अपनी जबान पर कंट्रोल करते हुए जो कम चीजें हैं उन्हीं में सब चीजों पे काम चलाना चाहिए। और ये जो प्लायर है या पेचकस है, जो भी चीज है, ये सब छोटे मोटे जो उपकरण हैं उन्हें हमें अपने पास खरीद कर रखना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। और किसी और का लेना ठीक नहीं है, क्योंकि प्लास जैसी चीज किसी और के लिए आपने तार वार काटा तो उसकी धार भी खराब होती है, कुछ उसकी पकड़ खराब होती है, तो चीजें ऐसी खराब होती है कि पूरी तरह से टूटती भी नहीं है और उपयोगी नहीं रहती हैं। तो इस बात का ख्याल रखें और समय का भी ख्याल रखें। और समय समाप्त हो रहा है तो अपनी सभी सखियों से हम ले रहे हैं इजाजत। आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।